तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कुछ वो बातें जो अंडरवर्ल्ड में बहुत लंबे समय से चल रही हैं और उनके बहुत बहुत उनके डिफरेंट व्यूज़ आते हैं कि ये बात हुई तो कैसे हुई, किसने की, कौन इन्वॉल्व था, क्यों की। इसी किस्म की एक बात कई बार अशोक जोशी, अरुण गवली, छोटा राजन, इस गैंग को लेकर जिनकी आपस की दुश्मनियाँ चलती थी उसको लेकर काफ़ी कयास लगाए गए कि जिस दिन अशोक जोशी के ऊपर अटैक होता है 4 दिसंबर को 88 को, उस दिन अशोक जोशी पूना जा रहा था तो क्यों जा रहा था, किसको मिलने जा रहा था। अब उसमें एक बात पहले जो थेरी हमने उसके एक एपिसोड भी किया था कि उसको डर था कि सतीश राजे के कत्ल के बाद या तो दाऊद गैंग उसके ऊपर अटैक कर सकता है या क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं वो काफ़ी एक्टिव थे उन दिनों में। SOS जो था क्राइम ब्रांच का स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड, वो काफ़ी एक्टिव था, दगड़ी चाल पे रेड हो चुकी थी, तो उनको डर था कि कहीं वो इसका एनकाउंटर नहीं करें। तो पहले ये कयास था कि उस दिन 4 दिसंबर को अरविंद नामदार पूना किसी काम से, कोई छुट्टियों का दिन होगा तो पूना चले जाते थे, तो अपने घर पे या वहाँ पे रहते थे। उनको मिलने के लिए जा रहा था कि शायद चलो मेरा एनकाउंटर मत करो, जो मैंने किया है उसकी कानूनी तौर पे मैं सरेंडर करता हूँ। वो मुंबई में सरेंडर नहीं करना चाहता था, पूना जाके सरेंडर करना चाहता था, पूना पुलिस के पास या पूना में इनामदार साहब के पास। खैर वो बात हुई। अब नई बात निकल के आई है जो अब से पहले कभी निकल के नहीं आई थी। पूना का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसके ऊपर हमने एपिसोड भी बनाए, वो पूरी बात आप संदेश से सुन सकते हो। तो उसके पास पनाह लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे में जब, जिसको हम कहते हैं द हीट इज़ ऑन द गैंग, तो उस जो पूरी क्राइम ब्रांच और आपके दुश्मन मुंबई पुलिस आपके पीछे लगी होती है, जब जिसको कहते हैं सेक्शन गर्म होता है, तो उससे बचने के लिए कुछ दिनों के लिए ये लोग अक्सर मुंबई छोड़ के बाहर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो इसमें ये जो नया एंगल आया है वो आपको संदेश बताएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कल गलती से हमारे एडिटर साहब ने वो जो हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट के साथ जो बात थी पूरी, जो हमारे सट्टा बाज़ार के एक्सपर्ट हैं, वो ना तो अपना नाम बताते हैं ना अपने कभी फ़ोटो भेजते, क्योंकि पिछले इतनों दिनों से हम अपने हर एपिसोड में संदेश से बात कर रहे थे, तो हमारे एडिटर ने गलती से संदेश की फ़ोटो उस क्रिकेट हमारे एक्सपर्ट की आवाज़ के साथ लगा दी गलती। तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमारी गलती है। संदेश को भी बुरा लगा, उससे भी हमने बात की, आगे से कोशिश करेंगे ऐसी गलती नहीं हो। तो ये आपसे हमारी गलती का एहसास करना था। और उसके बाद एक अहम मुद्दा जो अक्सर चलता है कि मुंबई में जितने बड़े काम दाऊद गैंग ने किए, उनमें से 99% केसेस में दाऊद ने बाहर के लोगों से काम करवाया। अब उनसे पैसा दे के करवाया या उनको अपने गैंग के साथ मिला के करवाया, उनसे क्या सौदेबाजी होती थी, वो सब हम सुनेंगे आने वाले दिनों में। उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे और थोड़ी सी बात आज हमने संदेश से की है वो भी आपको सुना देते हैं। साथ में एक पप्पा गवली के कत्ल की एक नई इनपुट आई थी, वो भी आपसे डिस्कस की है। तो ये सब बातें सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब चलते हैं मुंबई संदेश के पास। हाँ जी संदेश, कैसे हो? बस बस ठीक सर, बढ़िया। आप कैसे? पहले तो कल हमारे एडिटर से गलती हो गई, वो हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट का वो फोटो लगाते नहीं है। अपना एडिटर कहीं थोड़ा जल्दी में था, उसने गलती से आपका फोटो लगा दिया। जी जी जी, हो जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं, मैं वो बोल देंगे एडिटर्स को, सुनने वालों
वो गलती थी हमारी, मान लेंगे। जी जी अच्छा, आज कुछ बात कर रहे थे कि अशोक जोशी के पूना जाने का कारण क्या था, क्यों जाना चाहता था। पहले एक काफी साल तक ये बात उड़ती रही कि वो जो मुंबई के जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे तभी उस समय पे, अरविंद इनामदार, जी वो बॉम्बे में थे, लेकिन उसके पहले पूना में थे। वो जी जी बॉम्बे से रिटायर होने के बाद भी पूना गए थे। जी उन दिनों में इनामदार साहब पूना में थे, हालांकि जी पोस्टिंग उनकी बॉम्बे में थी, किसी काम से गए हुए थे। जी जी तो ये अफवाह उड़ी थी कि अशोक जोशी और उसके साथी अरविंद इनामदार साहब के पास कोई सलाह लेने गए थे, जब सरेंडर करने जा रहे थे कि बॉम्बे में सरेंडर करेंगे तो शायद इनकाउंटर हो जाएगा। तो जी इनामदार साहब ऐसे कामों से बचते थे। जी तो एक ये कारण था। तो अभी कोई नई बात कोई निकल के आई है मालूम पड़ा, तो आप बताइए क्या है वो। जी नई जानकारी ये आई है कि इसमें 88 के नवंबर में सतीश राजे का कत्ल हो जाता है। हाँ तो सतीश राजे का कत्ल होने के बाद अशोक जोशी या गौली गैंग के जितने भी बड़े लोग थे, हाँ। उनको ये लगता था कि सतीश राजे के कत्ल का बदला लेने के लिए हमारे ऊपर अटैक हो सकता है या पुलिस का प्रेशर हमारे ऊपर बन सकता है। ओके। तो उससे बचने के लिए अशोक जोशी जो था ना, वो कांजूर से निकल के पूना में जा रहा था, पूना के गैंगस्टर बालू आंदेकर के पास पनाह लेने के लिए। ओके। अच्छा, इसमें एक बात और एक है कि ये बालू आंदेकर जो पूना का गैंगस्टर था, हाँ इनकी गैंग का और ये भाईकाला दगड़ी चाल हो गया या अशोक जोशी हो गया, इन दोनों गैंग का आपस में कनेक्शन था। हाँ मतलब बात ऐसी है कि बालू आंदेकर के गैंग के जो लोग थे, उनको कई बार उम्र कैद होने से रामानायक और बाबू रेशम ने बचा लिया था। हाँ। वो हाई कोर्ट में जब केसेस चलते थे तो ये लोग उनकी हेल्प कर देते थे। कर देते थे। हाँ और हमारे फिलहाल जो सोर्सेस है ना, उनका ये कहना है कि रामानायक और बाबू रेशम, ये जो दो लोग थे ना, हाँ ये कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में इनके पास बहुत दिमाग था। हाँ आपने एक चीज नोटिस की होगी सर कि अरुण गवली गैंग के जितने लोग हैं, हाँ उसमें से आज तक किसी को भी उम्र कैद नहीं हुई है किसी मामले में। हाँ। हाँ, तो इसके पीछे ये एक रीजन था। ये दोनों गैंग, बालू आंदेकर का गैंग पुणे का और ये भाईकला का गैंग मुंबई का, अरुण गवली का, अशोक जोशी का, ये दोनों गैंग एक दूसरे की कई बार मदद कर लेकिन चुके। गवली को खुद उम्र कैद होगी एक केस में। गवली को तो उम्र कैद ये 2007 के केस में हुई है, लेकिन जो हाँ पुराना उसका गैंग था ना, हाँ उसमें उसके किसी गैंग मेंबर को नहीं हुई है। हाँ। ये बात है। तो ओके। वो बालू आंदेकर के पास अशोक जोशी जा रहा था पनाह लेने, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि सतीश राजे के मर्डर के बाद दाऊद गैंग से कोई अटैक हो सकता है या रिवेंज लिया जा सकता है। ये बात थी। फिर वो पूना जाने के पहले मारा गया और फिर कुछ दिनों के बाद ये बालू आंदेकर भी मारा गया प्रमोद मालवतकर की तरफ से। हाँ हाँ, कोर्ट के अंदर ही, शिवाजी नगर कोर्ट है ना पुणे का, हाँ। वहीं पे बालू आंदेकर कुछ दिनों के बाद मारा गया। ओके। हाँ, प्रमोद मालवतकर भी पहले बालू आंदेकर की गैंग में था, वो कहाँ, हाँ। लेकिन उसने उनको अलग, रिश्तेदारी भी थी शायद इनकी कुछ। हाँ हाँ, फिर वो अलग गैंग बन गए, आंदेकर और मालवतकर। तो प्रमोद मालवतकर ने शिवाजी नगर कोर्ट में एक पेशी के दौरान वो बालू आंदेकर को मार दिया था बाद में। हाँ हाँ ये इन दोनों गैंग का रिलेशन था। मतलब हम एक बात बोल सकते हैं कि अशोक जोशी या अरुण गवली का जो गैंग है मुंबई का, हाँ इनके पूना में कनेक्शन पहले से रहे हैं। हाँ हाँ। ये बात सामने आती है इससे। अच्छा, एक साथ में ये भी बात कर लेते हैं मिलती जुलती। अब अरुण गवली गैंग की बात चली तो पप्पा गवली का भी कुछ एक नया किस्सा सामने आया। वो जो साउथ का पत्रकार था जो काफी पुलिस वालों को मिलकर रिपोर्टिंग करता था, रवि, जी उसने कुछ माहिम के किस्से में भी बात वही कही है जो हमने सुनाई थी, लेकिन उसने डिफरेंट तरीके से थोड़ा नाटकीय अंदाज से कही है। थोड़ा ड्रामेटाइज करके लिखा गया है उसको। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बता दो क्या कहा है उसने। वो जो राइटर है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने कंटेंट में ये लिखा है कि मुंबई में एक आदमी था जिसका नाम उस राइटर ने पाटनकर बताया है। हाँ तो वो आदमी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था। हाँ। तो एक दिन उस आदमी के घर पे सुबह एक आदमी आया, एक गिफ्ट का बॉक्स लेके, बड़ा सा। ओके।
और उसने दरवाजा खटखटाया तो वो जो आदमी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था उसकी वाइफ ने दरवाजा खोला। ओके। तो जो आदमी वो गिफ्ट लेके आया था बॉक्स, उसने उस औरत से पूछा कि क्या पाटनकर साहब घर पे है। हम्म, तो उस औरत ने कहा कि वो घर पे नहीं है। तो वो आदमी वो बॉक्स उस औरत के पास देके वहां से चला गया। ओके। फिर शाम को जब वो आदमी अपने टेलीफोन एक्सचेंज के जॉब से घर पे आया छुट्टी होके, हाँ। तो उस आदमी के घर के लैंडलाइन फोन पे छोटा राजन का फोन आया। ओके। तो छोटा राजन ने उससे उस आदमी से बातचीत की और सुबह जो गिफ्ट देकर आदमी गया था उसके दरवाजे पे, हाँ। उसके बारे में भी डिस्कशन किया कि ये गिफ्ट तुमको कैसा लगा, क्या है क्या नहीं है। हाँ। उस गिफ्ट में एक्चुअली क्या है, बहुत सारी महंगी चीजें थी, कपड़े वगैरह थे और दारू या विस्की की बोतल वगैरह थी। ऐसे महंगे सामान उसमें थे उस गिफ्ट में। को औरतों के मेकअप का सामान वगैरह ये वो सब कुछ। जी जी, उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए थे, काफी बड़ा बॉक्स था वो गिफ्ट का। हाँ। तो वो छोटा राजन ने उस पाटनकर नाम के आदमी के घर पे शाम को कॉल किया हाँ। और उसको उस लैंडलाइन फोन की बातचीत में अपना एक नंबर दिया ओके। और दूसरा एक नंबर पाटनकर के पास छोटा राजन ने दिया उस बातचीत में। वो दूसरा जो नंबर था वो पापा गौली का था, ओके। यानी कि वो दगड़ी चाल का लैंडलाइन नंबर था। हाँ। अब उसमें लिखा ये गया है, कहा यह जाता है कि वो नंबर जब उस नंबर दो नंबरों का जब लेन देन हुआ, हाँ। उसके बाद छोटा राजन या डी कंपनी कह लो, वो पापा गौली की बात फोन पे सुनते थे। हाँ। तो वहां से उनको इस बात का पता चला कि पापा गौली माहिम में आने वाला है। ओके। तो इसके थोड़े दिनों के बाद, जैसे हमने पहले एपिसोड बनाया था कुछ दिनों पहले, पापा गौली माहिम में मारा गया, हाँ। वो लेडी के साथ जहाँ गया था डेंटल क्लिनिक में। हाँ। तो पापा गौली के मारे जाने के बाद जब पापा गौली का अंतिम संस्कार वगैरह किया गया, उसके बाद अरुण गौली ने, जो सदा मामा है, उससे पूछा कि ये जो पापा गौली का मर्डर केस है, क्या इसमें किसी ने सरेंडर किया है या कोई पकड़ा गया है। हाँ। तो सदा पावले ने कहा कि इसमें कोई सरेंडर नहीं किया किसी ने या कोई पकड़ा भी नहीं गया अभी तक, लेकिन छोटा राजन गैंग का एक आदमी जिसका नाम अनिल बाम्बुलकर है, ओके। वो अनिल बाम्बुलकर इसमें दादर इलाके में रहता है, नायगांव इलाके में, और वो वहां मिठाई बांट रहा है इस घटना के बाद। ओके। तो इसके 2-3 दिन बाद क्या हुआ, ये भाईकाला दगड़ी चाल से ये आपा राणे उर्फ कच्चा पापड़ और प्रकाश जोगलेकर, ये दो आदमी दगड़ी चाल से निकलते हैं और अब दादर नायगांव जाके वो जो अनिल बाम्बुलकर था छोटा राजन गैंग का आदमी, हाँ। उसको मार के चले आते हैं। ओके। और ठीक उसी के 2 दिन बाद ये जो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाला आदमी है, जिसका नाम उस राइटर ने पाटनकर बताया है, हाँ। उस आदमी को भी टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर ही गौली गैंग की तरफ से मारा गया। लेकिन अपने सोर्स से जो जो जिनको फर्स्ट हैंड नॉलेज थी उन्होंने नाम कुछ और बताया था। जी, हमारे जो सोर्सेस ने नाम बताया था इससे पहले, वो नाम सलीम गफूर बताया था। हाँ। लेकिन ये जो साउथ के राइटर है जिनकी किताब का जिक्र आपने किया, उन्होंने उस टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले आदमी का नाम पाटनकर बताया अपनी अपने कंटेंट अपनी किताब में। शायद उनको असली नाम पता नहीं होगा तो उन्होंने fictitious करेक्टर खड़ा कर दिया जैसे बहुत से क्राइम रिपोर्टर करते हैं। जी सही बात है। ओके, तो वो इसमें बाबुलकर मारा गया इसी चक्कर में। वो छोटा राजन का आदमी था। तो इसमें एक बात और भी संदेश निकल के बाहर आती है कि पप्पा गवली को मारने का काम भी दाऊद ने आउटसोर्स कर दिया और छोटा राजन को दे दिया। जी जी तो दाऊद क्या है, वो अपने ज्यादा काम अपनी दुश्मनियां भी दूसरों के हाथ से निकलवाता था, खुद कभी अपने आदमी अपने भाई अपने खास आदमियों को नहीं भेजता था। नहीं नहीं, समत खान के मर्डर में 84 में भी सेम यही चीज हुई थी शुरुआत हाँ, में। उसमें भी हुआ। उसके बाद में जब अमीरजादा को मारा तो भी अब्दुल डेविड गफ्फू परदेसी का को लिया, इस्तेमाल किया। उसमें बड़ा राजन का साथ लिया, जी उसके सब वो किया। और उसके बाद जितने भी बड़े, फिर उसके जब भाई का अपने उसने तो अपने बहनोई का बदला लिया जी। डेरे पे अटैक करके, तो भी सुभाष सिंह ठाकर गैंग का फायदा उठाया। और यूपी जब से लोग बगली बुला। चौक ने हमला करवाया तो ना अपना 144 टैनेमेंट अमरनाथ की वहां जी पे सुनील सौकिया से काम करवाया। तो जी अपने आदमियों को कभी नहीं भेजता था वो, उसका सर, ये था कि बाहर के लोग को पैसे दे के उनसे काम करवाओ। एक्चुअली सर इसमें क्या है, एक बात सामने आ रही है, दाऊद गैंग की जितने दूसरे गैंग्स के साथ दुश्मनी थी ना, हाँ।
तो उसको अंजाम देने के लिए वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कह लो या कारपोरेट तरीके से काम करता था, हाँ जिसको आउटसोर्सिंग हम बोल सकते हैं। हाँ। ये बात थी। तो ये एक आप एक एपिसोड बनाते हैं 5-7 इंसिडेंट इकट्ठे करके कि दाऊद ने अपनी दुश्मनियां कैसे दूसरों को इस्तेमाल करके निकाली। और जी इसका जी, सही मतलब बात ये है। भी है कि अगर आप देखो आज के दिन में जब छोटा राजन के केसेस ट्रांसफर हुए थे सीबीआई को तो वो 62 केसेस थे। जी वो कई सारे केस ट्रांसफर नहीं भी हुए थे जो छोटे थे। जी जी। वो ज्यादा केस बने थे जब छोटा राजन देश के बाहर था, हाँ हाँ। तभी वो केसेस बने। वो आज तक छोटा राजन वो केसेस को भुगत रहा है। जी, अभी भी थोड़े बहुत पेंडिंग है उसमें से। अब अभी भी 30-32 पेंडिंग है, ज्यादा होंगे। हाँ, ज्यादा और ज्यादा। जिस केस में उम्र कैद हुई है वो भी उसने बाहर बैठ के करवाया था, लेकिन डायरेक्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट निकल आई। जी दूसरी जी। तरफ दाऊद ने कितने काम किए, सब किया, उसका किसी केस में नाम ही नहीं है। डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी पेपर पे नहीं दिख रहा है। ना उसके किसी खास आदमी की है। वो जितने लोगों ने उसके लिए काम किया, वो छोटा शकील हो या अबू सलेम हो या सलीम हड्डी हो या कोई भी हो, या जी। ये अपने दो जो भाई थे आरिफ और क्या नाम था उसका, सादिक सादिक कादिया। सादिक। जी ये दोनों भाई भी। लेकिन दाऊद का नाम कहीं नहीं आया, या तो छोटा शकील कहा जाता था या किसी और कहा जाता था। जी। सो दोस्तों, सुना आपने, हर रोज हर नए सूत्र से एक नई बात सामने आती है। लेकिन इस पूरा जो कांचन मार्ग और दगड़ी चाल के रिश्तों को लेकर जो हम बातें हम आपको बता रहे हैं, वो एक उसी गैंग के बहुत सीनियर मेंबर और उसके साथी जो जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके माध्यम से आ रही हैं। हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। अब वो जो सीनियर मेंबर हैं पुराने, वो उनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, कुछ छूट भी गए, मुंबई छोड़ के कहीं गाँव में रह रहे हैं, तो वो खुद डायरेक्टली किसी से बात नहीं करते। तो उनके आगे जो दोस्त हैं, आगे को रिश्तेदार हैं, उनके साथी हैं, पुराने यंगस्टर हैं, हम ऐसे 4-5 लोगों से मिल के कुछ अंदर की बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें हमें काफ़ी वक्त लगा, अभी भी लग रहा है। बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, एक एक करके कुछ बातें से निकल के आ रही हैं। और जैसे जैसे ये सब हमारे पास आएगा मटेरियल, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।